नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो पॉइंट है आज का अपना, ये वीडियो जो रहेगा आज का अपना, इसमें है डेयरी फार्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही काम में आने वाले हैं डेयरी सुपरवाइज़र थर्ड की एग्ज़ाम के लिए। डेयरी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो RCDF द्वारा होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे शुरू से लेके अंत तक देखना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। जिन लोगों ने अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अपन। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, डेयरी फार्म से संबंधित गतिविधि नहीं है, यानी जो डेयरी फार्म होता है उस पे होने वाली एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, इसकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। ठीक है, तो डेयरी फार्म किसे कहते हैं? सबसे पहले जहाँ पर दुधारू पशु रखे जाते हैं जिनसे दुग्ध उत्पादन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेयरी फार्म बोलते हैं। तो डेयरी फार्म की गतिविधियों की बात करें अपन तो देखिए, पहला है गाय का दूध निकालना। बिल्कुल सही बात है, डेयरी फार्म पे गाय का दूध निकाला जाता है। दूसरा है पशुओं की आवास व्यवस्था देखना, तो पशुओं की आवास व्यवस्था भी देखी जाती है डेयरी फार्म पे। तीसरा होता है सांड की एक्सरसाइज, बुल एक्सरसाइज जिसे बोला जाता है। किसी भी डेयरी फार्म पर जो ब्रीडिंग बुल रखे जाते हैं, टीजर बुल भी बोलते हैं उनको, उनकी क्या की जाती है? एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो उसके लिए बुल एक्सरसाइज एक इक्विपमेंट्स भी होता है, मशीन भी होता है, उसमें नहीं जाना अपने को। यहाँ पे क्या देखना है, कौन सी गतिविधि डेयरी फार्म पे होती है। तो तीनों एक्टिविटीज़ डेयरी फार्म पर होती है, तो इसका ऑप्शन क्या है? सभी है। तो डेयरी फार्म की गतिविधियाँ हैं तीनों, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि डेयरी फार्म पे कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन सी एक्टिविटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना, एक गाय के लिए आवश्यक जगह होती है। डेयरी फार्म पर एक गाय को रखने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है? चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, तो इसका आंसर याद रखना है अपने को। डेयरी फार्म पर एक गाय के लिए 5.5 गुणा 10 वर्ग फीट की जगह आवश्यक होती है। इतना क्षेत्रफल होना चाहिए। 10 फीट उसकी लंबाई है और 5.5 फीट उसकी चौड़ाई होती है एक गाय को रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के शेड में दीवार होनी चाहिए। गाय का जो शेड होता है, कैटल शेड जिसे बोला जाता है, उसमें दीवार किधर होनी चाहिए? ठीक है, एक तरफ होनी चाहिए, दो तरफ, तीन तरफ या चारों तरफ? गाय का जो आवास होता है, आवासीय व्यवस्था होती है, उसमें दीवार किधर होनी चाहिए, ये प्रश्न है अपना। तो इसका सही आंसर होता है एक तरफ, यानी गाय का जो आवास है, ठीक है, जैसे ये आवास हो गया गाय का, इसमें क्या होता है, एक तरफ दीवार होनी चाहिए। एक ऐसे अपन ने यहाँ पे गाय को बांध रखा है, ठीक है, बहुत सारी गाय है अपने पास, तो इस तरीके से अपन ने उनको बांधा हुआ है। तो इसमें दीवार एक तरफ होनी चाहिए। वो किस दिशा में होनी चाहिए, ये भी प्रश्न बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, तो गाय कैटल साइड में जो दीवार होनी चाहिए वो पश्चिम दिशा की तरफ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना, कौन सी गतिविधि डेयरी फार्म पर दिन में 2 बार की जाती है? पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाना, पशुओं के सींग काटना, पशुओं के खुर काटना। देखिए इसमें सही जो आंसर है, पशुओं का दूध निकालना या गाय का दूध निकालना, वो ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? दूध निकालना। दुधारू पशुओं का जो दूध निकालना होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? मिल्किंग, दूध निकालना। ये वाली जो गतिविधि है, दूध निकालने की जो एक्टिविटी होती है, वो दिन में 2 बार होती है। जबकि देखिए पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाना, ये 3 महीने में एक बार कृमिनाशक दवा पिलाई जाती है पशुओं को, याद रखना अपने को। पशुओं को कृमिनाशक दवा 3 महीने में एक बार पिलाई जाती है। पशुओं के सींग काटना और पशुओं के खुर काटना, ये यदा कदा होने वाली एक्टिविटीज़ होती है। जबकि दिन में 2 बार होने वाली एक्टिविटी कौन सी होती है? दूध निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि है। तो दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? सबसे पहली बात है, दूध निकालने की विधियां कौन कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे एक है फुल हैंड मेथड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? फिस्टिंग भी बोलते हैं। फुल हैंड मेथड या फिस्टिंग भी बोला जाता है। एक होती है स्ट्रिपिंग, एक होती है नकलिंग।
चौथा ऑप्शन है सभी है। तो दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि पूछना चाह रहा है। तो देखिए सभी दूध निकालने के मेथड हैं। फुल हैंड मेथड में पूरे हाथ का उपयोग किया जाता है, जिसे फिस्टिंग भी बोला जाता है। स्ट्रिपिंग में क्या करते हैं अपन, अंगूठे और एक अंगुली की सहायता से दूध निकाला जाता है। स्ट्रिपिंग जो तरीका होता है दूध निकालने का, वो छोटे थनों वाले जानवरों के लिए काम में लेते हैं अपन, जैसे भेड़ के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है नकलिंग। नकलिंग जो होता है वो सामान्यतः प्रचलित तरीका है दूध निकालने का। सबसे ज़्यादा इसी तरीके से दूध निकाला जाता है, जिसमें अंगूठा अंगुलियों के अंदर लिया जाता है और थन को पकड़ के दूध निकालते हैं। तो नकलिंग जो मेथड होता है वो दूध निकालने का सबसे ख़राब तरीका है, जबकि फुल हैंड मेथड या फिस्टिंग दूध निकालने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ये पॉइंट्स अपने को याद रखने अपनी एग्जाम के लिए, कि दूध निकालने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो फुल हैंड मेथड है, इसे ही फिस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। जबकि नकलिंग जो मेथड होता है दूध निकालने का सबसे खराब तरीका माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न अपना, गाय का दूध निकालने की सबसे खराब विधि है। अभी जिसकी बात की अपन ने वहीं से एक प्रश्न हो जाएगा अपना सही। देखिए दूध निकालने की सबसे खराब विधि है, फिस्टिंग सबसे अच्छी विधि होती है, जबकि फुल हैंड मेथड और फिस्टिंग दोनों एक ही बात है। नकलिंग जो मेथड होता है वो खराब विधि है, ठीक है। मशीन से दूध निकालना खराब विधि नहीं होती है, सही तरीका होता है। तो नकलिंग गाय का दूध निकालने की सबसे खराब विधि है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से डेयरी फार्म की गतिविधि है, यानी डेयरी फार्म पर कौन सी गतिविधि होती है। देखिए दूध का प्लेटफॉर्म टेस्ट करना पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को, ठीक है। प्लेटफॉर्म टेस्ट क्या होते हैं, ये डेयरी प्लांट पर जब दूध पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसके टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। रिसीव करते समय जो अलग अलग टेस्ट होते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दूध से पनीर बनाना। तीसरा पॉइंट है दूध से क्रीम सेपरेट करना, यानी क्रीम अलग करना दूध से। और चौथा पॉइंट दे रखा है अपने को बछड़ी के सींग दबाना। तो जो डेयरी फार्म होता है इस पे होने वाली गतिविधि कौन सी है, इनमें से बछड़ी के सींग दबाना। जबकि बाकी की तीनों जो गतिविधियां हैं वो डेयरी प्लांट पर होती है, ठीक है। जबकि डेयरी फार्म पर कौन सी हो रही है, बछड़ी के सींग दबाना। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डेयरी फार्म पर पशुओं के आवास का तरीका है, ठीक है। डेयरी फार्म पर पशुओं को रखने की जो विधि होती है, जो तरीका होता है आवास का, वो कौन कौन सा हो सकता है। देखिए खुला आवास हो सकता है, बंद आवास हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं है। खुला आवास जो होता है यानी ओपन हाउसिंग सिस्टम, इसमें क्या किया जाता है, सभी पशुओं को खुला रखा जाता है, ठीक है। पशु क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यत्र तत्र, मतलब पूरे डेयरी फार्म पर यहाँ से वहाँ घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। एक तरफ चारा होता है, पानी होता है, सभी सिस्टम होते हैं वहाँ पे, तो वो स्वतंत्र विचरण करने के लिए घूम सकता है, इधर से उधर जा सकता है। जबकि बंद आवास में क्या किया जाता है, जानवरों को एक जगह बांध के रखा जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर जगह पे एक जानवर को बांध के रखा जाता है। अब देखिए प्रश्न क्या है अपना, डेयरी फार्म पर पशुओं के आवास का तरीका है। तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ओपन हाउसिंग भी हो सकती है और क्लोज हाउसिंग भी हो सकती है, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंद तरीके के आवास व्यवस्था का प्रकार है। ऑप्शन इसके इधर है। देखिए बंद तरीके का जो आवास होता है उसमें क्या होता है, सिर से सिर पंक्ति, पूंछ से पूंछ पंक्ति, एकल पंक्ति, सभी हो सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझते हैं अपन। सबसे पहली बात समझें अपन कि जो हाउसिंग सिस्टम होता है एनिमल्स का, वो क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। अभी अपन ने देखा पिछले प्रश्न में। अब अपन बात करते हैं क्लोज हाउसिंग सिस्टम की, यानी बंद तरीके का जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, दो प्रकार का हो सकता है वो। क्लोज हाउसिंग सिस्टम में क्या हो सकता है, एकल पंक्ति वाला भी हो सकता है और दो पंक्ति वाला भी हो सकता है। एकल पंक्ति में क्या होगा, जानवरों को एक पंक्ति में बांध दिया जाएगा। जबकि द्विपंक्ति जो तरीका होता है उसमें दो पंक्तियां बनाई जाती है जानवरों की। अब जो दो पंक्तियां बनाएंगे अपन, वो कैसे हो सकती है, ये मान लीजिए एक गाय है जिसका सिर है इधर, ये दूसरी गाय है इसका सिर है इधर। इस तरीके से बांध दें अपन सभी गायों को, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, और बीच में क्या है, इनका मैंजर है यानी ठाण है। चारे की जो व्यवस्था है वो बीच में की गई है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है इसे क्या बोलते हैं, सिर से सिर पंक्ति, ठीक है, या हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम। दोनों के सिर एक दूसरे की तरफ हैं, इसे बोलते हैं हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम। समझ में आ गई ये बात। जबकि पूंछ से पूंछ पंक्ति में क्या होगा,
देखिए यहाँ पे मेंजर कहाँ बनाया मैंने, बीच में। ठाण जो है जानवरों के दोनों तरफ से बीच में है, दोनों उसमें चारा चर सकते हैं। जबकि नेक्स्ट देखिए पूंछ से पूंछ विधि, इसमें क्या होता है, जानवरों की एक जो पंक्ति होगी उसमें जानवरों का सिर इधर होगा, पूंछ इधर होगा, एक तरीका ऐसे हो गया। जबकि दूसरी जो पंक्ति होगी उसमें जानवर ऐसे बंधे होंगे, ठीक है। तो इसकी पूंछ और इसकी पूंछ दोनों एक दूसरे के पास है, इसकी पूंछ एक दूसरे के पास है, जबकि दोनों के सिर क्या है, दोनों विपरीत दिशाओं में। तो ये वाला जो तरीका होता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, पूंछ से पूंछ पंक्ति वाला तरीका। जबकि एकल पंक्ति में क्या होगा, एक ही पंक्ति होगी, जानवरों को ऐसे बांध देंगे अपन। अब क्या प्रश्न पूछा इसने अपने से कि क्लोज हाउसिंग सिस्टम किस प्रकार का हो सकता है, तो तीनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था का प्रकार है। अभी पढ़ा अपन ने ऊपर, सिर से सिर पंक्ति व्यवस्था हो सकती है, दोहरी पंक्ति में पूंछ से पूंछ पंक्ति व्यवस्था भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, एक व दो दोनों हो सकते हैं, खुला आवास व्यवस्था। निम्न में दोहरी पंक्ति जो आवास व्यवस्था होती है उसमें क्या हो सकता है, सिर से सिर भी हो सकता है, हेड टू हेड मेथड जो पढ़ा अपन ने, और पूंछ से पूंछ टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की आवास व्यवस्था का जायजा लेना आसान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अपन ने बनाया, देखिए जो सिर से सिर हेड टू हेड जो मेथड है हाउसिंग का, इसमें क्या बनाया था अपन ने, एक जानवर का हेड होगा, इधर एक का हेड होगा, इधर एक का हेड, इधर एक, इधर एक, इधर एक, दोनों के जो सिर होते हैं, मतलब जानवरों के जो सिर हैं वो एक तरफ है। तो इसमें क्या होगा, बीच में जानवरों के भोजन की व्यवस्था होती है, मेंजर होता है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, ठाण बोल देते हैं। जबकि पूंछ से पूंछ पंक्ति वाला जो तरीका है, इसमें क्या होता है, ऐसे होंगे जानवरों की दो पंक्तियां बनाएंगी, द्विपंक्ति तरीका है ये, ऐसे होंगे जानवर, इसका सिर इधर है, इसका इधर। अब अवलोकन करना, उसका जायजा लेना है, तो ये वाला जो तरीका है टेल टू टेल वाला है वो ज़्यादा आसान होता है। इसमें अपन यहाँ बीच में विचरण कर सकते हैं, घूमा जा सकता है, बीच में घूम सकते हैं यहाँ से वहाँ तक। जबकि हेड टू हेड सिस्टम में बीच में प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीच में मेंजर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेल टू टेल मेथड, यानी पूंछ से पूंछ पंक्ति की जो व्यवस्था होती है उसमें जायजा लेना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की दोहरी पंक्ति प्रणाली में संक्रमण की संभावना अधिक होती है। हाउसिंग सिस्टम के क्वेश्चन हैं जो कि अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डेयरी फार्म पर पशुओं की जो आवास व्यवस्था होती है उससे संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन। यहाँ पे देखिए, किस प्रकार की दोहरी पंक्ति प्रणाली में संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है, सिर से सिर पंक्ति, पूंछ से पूंछ। तो देखिए दोनों जानवरों के सिर आपस में संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है। सिर से सिर जो मेथड है इसमें क्या हो गया, एक जानवर इधर हो गया, दूसरे जानवर का सिर ये, दूसरा जानवर ऐसे, तो दोनों के क्या होते हैं, सिर या मुंह एक दूसरे कांटेक्ट में रहता है, मुंह है, नाक है, आंखें हैं, सिर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इसमें संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। जबकि दूसरा जो सिस्टम है वो जानवरों के जो मुंह होते हैं वो एक दूसरे विपरीत दिशा में होते हैं, तो वहाँ संक्रमण की संभावना कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिर से सिर पंक्ति प्रणाली में संक्रमण की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के शेड में दीवार होनी चाहिए। अभी प्रश्न देखा था अपन ने एक ऐसा कि गाय के शेड में दीवार कितनी होनी चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए। वहीं पढ़ा था अपन ने कि दीवार किधर होनी चाहिए, पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब पश्चिम दिशा में दीवार होगी तो पूर्व दिशा में सूर्योदय होगा सुबह के टाइम, उससे क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट कहाँ मिलेगी, फार्म हाउस में आएगी, या जानवरों को डायरेक्ट जो सनलाइट होगी मॉर्निंग की वो मिल जाएगी, वो जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसलिए दीवार किधर बनानी चाहिए, पश्चिम दिशा में बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के शेड की छत में अधिकतम झुकाव हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो एग्जाम हुआ था लाइव स्टॉक सुपरवाइजर सेकंड का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर होता है गाय के, देखिए गाय का जो शेड है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको करने से पहले ये मान लीजिए गाय का शेड बना दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, ये गाय का आवास हो गया, इसके अंदर गाय बंधी हुई है ऐसे। तो ये जो छत है इसका जो ये एंगल होता है झुकाव वाला, ये वाला जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है,
30 डिग्री अधिकतम हो सकता है, उससे कम ही होना चाहिए। 5 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है। अब अपने से प्रश्न में क्या पूछा है, अधिकतम झुकाव कितना हो सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उसके आधार पर अपने को आंसर करना है। मैक्सिमम जो झुकाव हो सकता है वो कितना हो सकता है, 30 डिग्री तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के फार्म पर ठाण की ऊंचाई होनी चाहिए, जो मेंजर होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन सामान्य भाषा में ठाण, तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसकी ऊंचाई होनी चाहिए 2 फीट। मेंजर की जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 फीट होनी चाहिए। सही आंसर क्या होगा इसका, 2 फीट। याद रखना अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय की बछड़ी के सींग दबाने की उचित उम्र होती है। ये देखिए अलग पॉइंट आ गया, ये डी बडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं याद रखने, एक तो होता है डी बडिंग, एक होता है डी हॉर्निंग। डी बडिंग का मतलब क्या होता है, बचपन में या जब बछड़ी का सींग दबा दिए जाते हैं, ठीक है, वृद्धि करने से पहले उनको दबा दिया जाता है, उसे बोला जाता है डी बडिंग। जबकि हॉर्न डी हॉर्निंग किसे कहते हैं, हॉर्न में किसी प्रकार के बीमारी, किसी प्रकार के घाव बन जाने से, टूट जाने से, फ्रैक्चर हो जाने से आदि समस्याओं के कारण सींग को काट के हटाना क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग कहलाता है। अब अपने से पूछ रहा है ये बछड़ी के सींग दबाने की उचित उम्र क्या होती है। तो सींग दबाने की उचित उम्र जो होती है वो होती है 10 दिन। ठीक है, शुरुआती जो 10 दिन होते हैं जीवन के, उसमें ही सींग को दबा देना सबसे सही रहता है। इसका आंसर अपने को याद रखना है, 10 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं को कृमिनाशक दवा देनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कृमिनाशन का। कृमिनाशक कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे संबंधित एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ अवेलेबल करवा दूंगा वीडियो के नीचे। उसके अलावा हाउसिंग सिस्टम का भी टॉपिक है, वो भी मैं लिंक में अवेलेबल करवा दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे अवेलेबल होगा। उसके अलावा एक रूटीन फार्म प्रैक्टिस का वीडियो भी उपलब्ध है, वो भी देख सकते हैं। आपकी फार्म पर कौन कौन सी गतिविधियाँ होती है, कब कब होती है, वो सारे काम के पॉइंट हैं अपनी एग्ज़ाम के लिए, तो वो वहाँ से देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पशुओं को कृमिनाशक दवा कब देनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन अपन इसी वीडियो में रिवाइज कर चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कृमिनाशक जो दवा होती है पशुओं को कब देनी चाहिए, 3 महीने में एक बार। ठीक है, पशुओं को कृमिनाशक दवा 3 महीने में एक बार पिलानी चाहिए, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, लिक्विड भी हो सकती है, बोलस फॉर्म में हो सकती है, कैसे होती है देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है लिंक में नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी फार्म पर दोहरी पंक्ति आवासीय व्यवस्था की जाती है। डेयरी फार्म पर दोहरी पंक्ति, देखिए ये क्या पूछना चाह रहा है प्रश्न अपने से कि जो आवास व्यवस्थाएं होती है, एक तो होती है एकल पंक्ति आवास व्यवस्था, एक होती है दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था। तो दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था कब लगाएंगे अपन, जब गायों की संख्या कितनी हो, 10 से ज़्यादा हो, 20 से ज़्यादा हो, 5 से अधिक हो, या कुछ नहीं कह सकते। तो डेयरी फार्म पर दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था कब लागू की जाती है, जब गायों की संख्या 10 से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा है तो अपन दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था पर जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। डेयरी फार्म पर आवासीय व्यवस्था, पशुओं की आवासीय व्यवस्था का वीडियो लिंक में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिए, उससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होगी और एग्जाम में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डेयरी का क्वेश्चन है, इसलिए अपने को याद होना चाहिए गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है। HF है, गिर है, साहिवाल है और थारपारकर है। तो देखिए विदेशी नस्ल होती है HF, यहाँ पे देखिए ये जो HF है होलिस्टीन फ्रीजियन, ये विदेशी नस्ल है गाय की, और ये तीनों क्या है गाय की देसी नस्ल है, गिर, साहिवाल और थारपारकर। HF जो होती है वो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। ठीक है, होलिस्टीन जो गाय होती है वो मैक्सिमम दूध देती है, याद रखना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु राठी है, कांकरे, थारपारकर, नागौरी। कौन सा आंसर होगा इसका सही, तो इसका सही आंसर होता है राठी। राठी जो गाय की नस्ल होती है उसे कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। तो आज के वीडियो में अपन ने 20 प्रश्न देखे हैं डेयरी सुपरवाइजर 3rd की एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो कि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है, डेयरी फार्म पर होने वाली गतिविधियों से रिलेटेड है।
इनसे संबंधित कुछ वीडियो हैं जो मैं लिंक में अवेलेबल करवा दूंगा, उन वीडियो को देखिए और आगे ऐसे वीडियो आएंगे उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।